नीट 2024 जिसे ऑलमोस्ट अब 1 मंथ रह गया है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि मेरे मार्क्स अभी भी 180 आउट ऑफ 180 आ सकते हैं, क्योंकि अब सिर्फ 1 महीना बचा है। ये वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जिनके 30-40 मार्क्स से लेकर 150, 160, 170 कहीं भी अटक रहे हैं। आपके बॉटनी में मार्क्स 70 से कम आ रहे हैं, आपके मार्क्स 70 से लेकर 130 के बीच में आ रहे हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि किन स्टूडेंट्स के जनरली 70 से कम मार्क्स आ रहे हैं। हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु मां। आज हम बात करेंगे कि नीट 2024 जिसे ऑलमोस्ट अब 1 मंथ रह गया है, क्या अभी भी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम उसमें 180 आउट ऑफ 180 यानी फुल मार्क्स स्कोर कर सकें बॉटनी के अंदर। तो आज मैं आपको यहां पर कुछ प्रैक्टिकल बातें बताने वाली हूं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। एक बार डिसाइड कर लीजिए, अगर आप सिर्फ वीडियो सुनने वाली कैटेगरी में हैं तो इस वीडियो को सुनना भी मत, आगे इसको व्यूज भी मत देना, बिल्कुल अपना समय मत देना। पर अगर आप वाकई में कहीं पर लैकिंग कर रहे हैं और आप अपने मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं, आप एक्चुअली वर्क करने के लिए रेडी हैं, जो बातें मैं बताऊंगी उसे फॉलो करने के लिए रेडी हैं, तो ऑफ कोर्स आई एम वेरी श्योर दिस विल हेल्प यू। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि मेरे मार्क्स अभी भी 180 आउट ऑफ 180 आ सकते हैं, क्योंकि अब सिर्फ 1 महीना बचा है। जी हां, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रही हूं कि ये पॉसिबल है। अब ये कैसे पॉसिबल है? क्या मैं सिर्फ आपको मोटिवेट कर दूंगी कि लो तुम्हारे 180 आएंगे और होप्स मत लूज करो और दिल मत अपना बिल्कुल भी डिसहार्टन करो और पक्का आ जाएंगे नंबर और आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको प्रयासरत होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, डायग्नोसिस बनाना पड़ेगा कि मेरे कहां गड़बड़ हो रही है और फिर उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए, मैं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं, एक गायनेक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूं, तो मेरी आदत है लाइफ में हर प्रॉब्लम का पहले डायग्नोसिस बनाना, तभी उसका करेक्ट ट्रीटमेंट। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर किसी को बुखार है तो मलेरिया की भी दवाई दे दो, डेंगू की भी दे दो, आजकल चिकनगुनिया चल रहा है उसकी भी दे दो। ऐसे थोड़ी ना कोई मेडिकल साइंस प्रैक्टिस होती है, ऐसे थोड़ी ना डॉक्टरी होती है। तो हमें पहले डायग्नोसिस बनाना है, फिर ट्रीटमेंट करना है। ये वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जिनके 30-40 मार्क्स से लेकर 150, 160, 170 कहीं भी अटक रहे हैं। मैंने स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज में यहां डिवाइड करा है। आपके बॉटनी में मार्क्स 70 से कम आ रहे हैं, 30, 40, 50 व्हाटएवर। आपके मार्क्स 70 से लेकर 130 के बीच में आ रहे हैं, या आपके मार्क्स मोर देन 130 आ रहे हैं, 140, 145, 150। हम एक एवरेज मार्क्स की बात कर रहे हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि किन स्टूडेंट्स के जनरली 70 से कम मार्क्स आ रहे होंगे। थोड़ा सा आपका दिल टूट सकता है, पर बोलूंगी सत्य, कहीं ना कहीं आपने पढ़ाई में कामचोरी की है। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब वो चाहे आपकी कोई हेल्थ का रीजन हो, फैमिली का रीजन हो, या यूं ही आपने समय बर्बाद कर दिया, या राइट टाइम पे आपको राइट टीचर्स नहीं मिले, जो भी कारण रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई में गड़बड़ हुई है। नंबर 2, कहीं ना कहीं अपने कॉन्सेप्ट्स वीक हैं। अगर 70 मार्क्स से कम आ रहे हैं, अगर आपने पढ़ाई भी की है, कहीं से भी पढ़े हो, आप किन्हीं से भी पढ़े हो, फिर भी अगर आपके 70 से कम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट्स में गड़बड़ हो रही है। आपने चीजों को अच्छे से समझा नहीं है या याद नहीं किया है। यानी यहां पर सिर्फ क्वेश्चन लगाने से काम नहीं चलेगा, ये बात समझ लीजिए। क्या करना होगा उस ट्रीटमेंट की भी अभी हम बात करेंगे। क्योंकि आप भले ही 1000 क्वेश्चंस लगा लें, आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं है, आपको अच्छे से आती नहीं है वो चीज, हल्का सा भी ट्विस्ट करेंगे, कितने क्वेश्चंस लगाओगे? हर लाइन पर क्वेश्चन थोड़ी ना बनाकर लगाओगे। तो केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले यहां बच्चों को काम नहीं चलेगा। अब हम आते हैं सेकेंड कैटेगरी पर। सेकेंड कैटेगरी जिनके भी 70 से 130 आ रहे हैं या मोर देन 130 आ रहे हैं, उन्होंने पढ़ाई करी है, बिल्कुल करी है, उनके कॉन्सेप्ट्स भी काफी अच्छे हैं, डेफिनेटली अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां क्या गड़बड़ है? यहां मुझे ऐसा लगता है 4 मेजर रीजंस होते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है ऑनलाइन ऑफलाइन मैंने स्टूडेंट्स में देखा है। नंबर 1, कुछ टॉपिक्स आपके वीक हैं अभी भी। वहां पर कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर चैप्टर हो सकता है, वहां से सडनली मार्क्स एकदम से डिप हो जाते हैं। उस चैप्टर के अगर ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, उस टॉपिक का क्वेश्चन आ जाए, और ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज एनटीए की कोई ऑफिशियल गाइडलाइन नहीं है किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। किसी भी साल किसी भी चैप्टर से कितने भी आ सकते हैं, तो हमें सारे चैप्टर्स को एकदम स्ट्रांग रखना है अपने। तो वीक टॉपिक्स
हो सकते हैं जहां से मार्क्स डिप करते हो। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में किसकी कहां प्रॉब्लम है। नंबर 2, थोड़ा सा आप लोग नालायक तो नहीं, आपने पढ़ाई तो करी है पूरे साल, पर बीच बीच में रेगुलरिटी ब्रेक हो गई है, थोड़ी सी अनुशासन की कमी है, इनडिसिप्लिन थोड़ा सा हो जाते हो, 3-4 दिन में पढ़ते पढ़ते गाड़ी एकदम से डिप हो जाती है, 1-2 दिन वेस्ट हो जाते हैं। इसके बाद सिली मिस्टेक्स और रिवीजन की कमी होना। रिवीजन की कमी होने के कारण आपको चीजें याद नहीं होती हैं, रिकॉल नहीं हो पाता, कंफ्यूजन हो जाता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। कंफ्यूजन के कारण क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये तो पता है कि ए बी सी डी में से ए नहीं है, डी नहीं है, बी और सी में से ही आंसर है, लग भी रहा है ज्यादा बी है, सी थोड़ा कम लग रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, आपने आंसर लगाया, कभी तुक्का लग गया और ज्यादातर किस्मत नहीं बैठी और गलत हो गया। चीजें ठीक से याद नहीं आ रही, लग तो रहा है यार ये तो पता है, इस पेज पर यहां पढ़ा है, इनको तो पता भी नहीं है कहां पढ़ा है प्लीज एक्सक्यूज मी, इन्हें मालूम है पढ़ा है, कहां पढ़ा है, पर एग्जैक्टली वो बी और सी में से कंफ्यूजन हो रहा है क्या पढ़ा है। सिली मिस्टेक्स। अब सिली मिस्टेक किसे कहते हैं ये मैं भी थोड़ी देर में बताती हूं। कैटेगरी के स्टूडेंट्स में बिल्कुल रेगुलर रहे हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन से पढ़ाई करी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीक टॉपिक कोई 1-2 होंगे, बट ओवरऑल ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर पर्टिकुलरली पूरा वीक है, बिल्कुल नहीं है। यहां पर 2 मेन प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, एक अगेन वही सिली मिस्टेक्स, और एक या तो वो नर्वसनेस में गलत लगा देते हैं, जल्दी में गलत लगा दिया, नर्वस होके गलत लगा दिया, ओएमआर में गलत भर दिया, या ओवर कॉन्फिडेंस में लगा दिया, बाद में अरे यार अच्छा ये था क्या, अरे अरे यार मेरे को लगा वो है, ऐसा कुछ हो गया। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सिली मिस्टेक क्या है, क्योंकि सिली मिस्टेक इन सभी स्टूडेंट्स में हो रही है। ये स्टूडेंट्स भी पढ़ेंगे जब और क्वेश्चन करेंगे तो सिली मिस्टेक इनकी भी होगी। अब सिली मिस्टेक में क्या क्या आता है? सिली मिस्टेक में क्वेश्चन को ठीक से ना पढ़ना आता है, आपने इनकरेक्ट नहीं देखा, रॉन्ग नहीं देखा, फॉल्स नहीं देखा, एक्सेप्ट वर्ड नहीं देखा और आपने गलत कर दिया। नंबर 2, सिली मिस्टेक में क्वेश्चन रीड तो करा पर समझ नहीं पाए, हमने कुछ और समझा, वो कुछ और कह रहा था, इशारों इशारों में बातें हो रही थी, ना उसका इशारा हम समझे ना हमारा इशारा वो समझे। नंबर 3, क्वेश्चन पढ़ा भी सही, समझा भी सही, लेकिन मार्क गलत कर दिया, अरे पता नहीं क्या हो गया था, ब्लैंक आउट हो गया, पूरा मैंने देखा था फॉल्स पूछा है, फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करा ट्रू था, लगा दिया, याद ही नहीं रहा कि वो तो फॉल्स पूछ रहे हैं। ये मोस्ट कॉमन सिली मिस्टेक्स होती है, और ओएमआर शीट भरना तो मतलब सबसे बड़ी सिली मिस्टेक हो गई। यहां पर आपको क्या करना है हम वो भी बात करेंगे। कई बार लैंग्वेज समझ नहीं आती क्वेश्चन की, वही अंडरस्टैंडिंग में कमी है। तो अब आइए हम देखते हैं कि इन सभी 3 कैटेगरीज का ट्रीटमेंट क्या है कि हम फुल मार्क्स तक पहुंच सके। आप बिल्कुल पहुंच सकते हैं, पर कैसे? मैं पहले कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करती हूं जिनके अभी 70 से कम स्कोर आ रहा है। देखिए मेरे प्यारे नादान परिंदों, पहले तो आप डिसीजन ले लो, आप डिसीजन ले लो, क्योंकि कोई मोटिवेशन आपको अब नहीं बचा सकता। कितने ही रोज दिन में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, दिन में 3 बार मोटिवेशन वीडियो की टैबलेट ले लोगे तो भी काम नहीं चलेगा। एक ही चीज आपको यहां पर बचाएगी और वो है अब डिसिप्लिन। अगर आपने अनुशासन पालन करने की सोच लिया है, डिसिप्लिन वे में पढ़ने की सोच लिया है, तो आप बिल्कुल पार पा जाएंगे। मैं आपको एक फुल प्रूफ तरीका बताती हूं बॉटनी के लिए। आपको क्या करना है, बेसिकली एनसीईआरटी थरो करनी है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एनसीईआरटी थरो करने के लिए देखिए, अगर आपने अपने खुद की पढ़ाई कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, कोई वन शॉट से पढ़ रहे हो वो भी बहुत अच्छी बात है, पर मैं आपको एक शॉर्ट बात बताती हूं। एक यकीन चैनल जो है पीडब्ल्यू का, वहां पर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज है। इसमें जूलॉजी मैंने पढ़ाई है, विपिन सर ने बॉटनी पढ़ाई। आप इस सीरीज, ये मैं बता रही हूं, अगर आपके 70 से कम आते हैं आप कुछ मत करो, आप केवल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज के चैप्टर्स को, वीडियोस को, जो जो वीक हैं आपके, जो जो भी आपको चाहिए उसे अच्छे से देख लो, पढ़ लो, समझ लो, उतना मोर देन इनफ है। आपको एनसीईआरटी भी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने E2 इंडिया पे भी लास्ट ईयर वन शॉट पढ़ाया है बॉटनी का, वहां से भी पढ़ सकते हो, या किसी भी टीचर से किसी भी सीरीज में, उम्मीद है, प्रचंडारम सीरीज है, आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन
एक जगह से उसको सीरियसली पढ़ लीजिए। ये तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल इसलिए बता रही हूं क्योंकि इसमें एनसीईआरटी पर ही लिया गया है, कुछ आगे पीछे नहीं पढ़ाया गया है, और एनसीईआरटी ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि अपन नोट्स भी पढ़ें और फिर एनसीईआरटी भी पढ़ें। तो ये आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप जिस वन शॉट से पढ़ रहे हैं और एनी वन शॉट, आप वहां से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप आराम से कर सकते हैं। 17 चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स 11th के हैं, 7 चैप्टर्स 12th के हैं, टोटल 17 चैप्टर्स हैं। 17 चैप्टर्स है और अभी 30 दिन है। आप आराम से एक दिन में एक चैप्टर भी करेंगे तो आप इंपॉर्टेंट बड़े चैप्टर्स को रिवाइज भी कर पाएंगे, पर करना है। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं ये 2008 से लेकर 23 तक के करने हैं समझकर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना है, रटना नहीं है, केवल अंडरस्टैंड करना है। और जिस टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया उस टॉपिक को अच्छे से करना है, क्योंकि हो सकता है कि एक बार अगर उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सेलियंट फीचर से क्वेश्चन पूछा है, तो अगली बार हो सकता है उसके गोल्स पे से क्वेश्चन आ जाए। तो वो टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। तो पीवाईक्यू कर लीजिए, एनसीईआरटी की बुक अच्छे से कर लीजिए, मोर देन इनफ है। पढ़ने के लिए मैंने बता दिया, इस लाइन बाय लाइन सीरीज यकीन चैनल से कंप्लीट एनसीईआरटी एक बार में हो जाएगी। आपके मार्क्स 180 हो सकता है ना आए, आ भी सकते हैं, पर ये मैं लिख कर दे रही हूं कि आपके मार्क्स 130 140 तक तो पक्का पहुंच जाएंगे, पक्का। सिर्फ इतना करने से, बाकी आपकी मेहनत है, आप बिल्कुल 180 लेके जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स की। सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स को क्या करना है? सबसे पहले तो जो थोड़ा थोड़ा सा इरेगुलरिटी हो रही है उसे खत्म करना है, डिसिप्लिन पूरा करना है। अब एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है, नॉट वन डे, नॉट इवन वन डे टू बी वेस्टेड। ये बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लीजिए। इसके बाद इन्हें अब 2 काम मेन करने हैं। पीवाईक्यूज तो इन बच्चों ने काफी करे हुए होंगे तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑफकोर्स समझ के करने हैं। इन्हें 2 काम मेन करने हैं। एक, अपने वीकर टॉपिक्स को पक्का करना है। अब आप इन वीकर टॉपिक्स को, अगर ये चैप्टर है या टॉपिक है, आज बैठकर एक लिस्ट बनाओ। सबसे पहले इसकी लिस्टिंग करो। आपको आधा पौन घंटा लग सकता है, पर वो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। उसको पूरा लिखो और डिसाइड करो कहां से पढ़ोगे। आप जो भी वन शॉट से पढ़ रहे हो या जिस बैच से आपने पढ़ा है, आपके नोट्स हैं वहां के, जिन भी टीचर से, जिस भी इंस्टीट्यूट से, जहां से भी पढ़ रहे हो, वहां से इसको कंप्लीट करो। लिस्टिंग करके इसे कंप्लीट करो, इसको दोबारा से पढ़ो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नोट करके डायरी में करना और टिक लगाते जाना। उसके बाद आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्या होगा? वो जो सिली मिस्टेक वाली चीजें हैं, लैंग्वेज ध्यान देना, क्वेश्चन की करेक्ट इनकरेक्ट तो नहीं भूल रहे हैं, ये सब कुछ आपको टाइमर लगाकर करना है। यू हैव टू पुट अ टाइमर एंड डू द क्वेश्चन प्रैक्टिस। एटलीस्ट 30 to 40 क्वेश्चन पर डे आपको करने हैं। कोई भी क्वेश्चन बैंक हो सकता है, कोई भी बुक हो सकती है, आपकी डीपीपीज हो सकती हैं, आपके टीचर्स की ऑलरेडी दी हुई, आप जहां भी पढ़ रहे हैं, पीडब्ल्यू में जहां भी, वहां का मॉड्यूल हो सकता है। जो भी बुक आप यूज कर रहे हैं, नई किताब कोई नहीं खरीदना है, ठीक है? पीवाईक्यूज तो खैर है ही, और रिविजन का एक शेड्यूल बनाना है। रिवीजन आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज से भी कर सकते हैं, रिवीजन आप वन शॉट से भी कर सकते हैं, आप किसी भी सीरीज से कर सकते हैं या अपने नोट से कर सकते हैं। बट मेरा जो यहां पर मेन फोकस है वो इन 2 बातों पर है। इन्हें अपनी थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ानी है, सिली मिस्टेक्स पे वर्क करना है और वीकर टॉपिक्स को कवर अप करना है। यही नंबर कहीं ना कहीं जा रहे हैं। अब मोर देन 130 वाले जो हैं, ये तो पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, ये बिल्कुल रेगुलर भी पढ़ रहे हैं, ये डिसिप्लिन वे में भी पढ़ रहे हैं। इन्हें सबसे पहले डिसहार्टन नहीं होना है बेटा, दुखी नहीं होना है। नंबर आ जाएंगे, टेस्ट में जितने आते हैं उससे ज्यादा ही आएंगे। आपको हड़बड़ाना नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, और आपको नर्वस भी नहीं होना है, दुखी भी नहीं होना है। बैलेंस में रखना है अपना माइंड सबसे पहले। और आपके जो नंबर जा रहे हैं वो केवल और केवल यहां जा रहे हैं, सिली मिस्टेक्स पे जा रहे हैं। आप रिवाइज भी कर रहे हो, आपके टॉपिक्स इक्के दुक्के 3-4 हटा दो तो कोई वीक भी नहीं है, कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे हैं, पर सिली मिस्टेक्स में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कहां कहां कौन अटक रहा है, फंस रहा है, ताकि मैं आपको रिप्लाई भी दे दूंगी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आपकी। यानी यहां पर भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब मैं आपको एक लिस्ट दे रही हूं कि आप
किस सीक्वेंस में चैप्टर्स को पढ़े। ये लिस्ट आपको बहुत हेल्प करेगी। आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो, आप इस लिस्ट को फॉलो करना और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट पढ़ना है, चाहे आपको उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, रिवीजन करना है, वीक टॉपिक्स कवर करने हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर से, या आपको उसकी ओनली मोर एंड मोर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। मैंने अब पीवाईक्यू नहीं लिखा क्योंकि ये स्टूडेंट्स जनरली पीवाईक्यूज ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे, मुझे पता है। तो अब मैं आपके साथ वो पूरी टेबल शेयर कर रही हूं, किस चैप्टर को किस सीक्वेंस में पढ़ना है। ठीक है, चलो ये एक बार देखो, फिर मैं वो सीक्वेंस शेयर करती हूं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो लेट मी शेयर विथ यू द कंप्लीट सीक्वेंस जो आपको फॉलो करना है। मैंने यहाँ पे कंप्लीट 32 चैप्टर्स यानी पूरी बायोलॉजी की एक साथ बात कर दी है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसके बाद आप पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिविजन, फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, फिर रिप्रोडक्टिव यूनिट के जो तीनों चैप्टर्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फिर प्लांट फिजियोलॉजी, फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिर इकोलॉजी, फिर बायोटेक्नोलॉजी, फिर चारों चैप्टर्स डाइवर्सिटी, यूनिट 1 क्लास 11th के फर्स्ट 4 चैप्टर्स, फिर मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी, देन बायोमोलिक्यूल्स, माइक्रोब, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एवोल्यूशन। इसके अलावा आपको एक काम और करना है, आपको एक डायरी या रजिस्टर बनाना है जिसके अंदर जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, स्पेशली मॉर्फो में, एनाटॉमी में या जूलॉजी के पार्ट में भी, वहां पर एनसीईआरटी के वो एग्जाम्पल्स जो आप भूल जाते हैं बार बार, सारा लिखने की जरूरत नहीं है, जो आप बार बार भूल जाते हैं, या इसमें साइंटिस्ट के नेम हो सकते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं, जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बहुत सारे ईयर्स हैं, ये सब आप लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के ठीक 1-2 दिन पहले हम इस डायरी को फटाफट से रिवाइज करने वाले। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स कि आपने आइडेंटिफाई किया है कि आप कहां अटक रहे हैं। मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, और उसे कैसे सॉल्व करना है। पढ़ना आप ही को पड़ेगा, कोई जादू की झप्पी नहीं है जो मैं दे दूं या कोई भी टीचर दे दे दुनिया में और आपके नंबर आ जाए। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे कि स्विमिंग सीखने के लिए केवल बुक पढ़ के काम नहीं चलेगा, कोई टीचर बता दे कैसे करते हैं वो काम नहीं चलेगा। आपको पूल में कूदना पड़ेगा, हाथ पांव मारने पड़ेंगे, थोड़ा निराश भी होगे, थोड़ी चोट भी लगेगी, लेकिन तभी आप सीख पाएंगे। कोई भी चीज हो, ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो तैयार हैं सब लोग 180 की तरफ बढ़ने के लिए, बॉटनी स्ट्रांग रखने के लिए? इस एक महीने में कैसे पढ़ना है मैंने आपको बता दिया है। आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप कि आप सबको आपका व्हाइट एप्रन, स्टेथोस्कोप और आपके नाम के आगे डॉक्टर की उपाधि मिले। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।